हेलो स्टूडेंट्स, आपके लॉकडाउन को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लेके आ गए हैं जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर एट 2899 में। अब आपको जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर मिल जाता है 1 साल के लिए, और साथ में आप डॉक्टर कमलेश नारायण से बात भी कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। और अगर आप इंटरेस्टेड हमारा कोई चैप्टर वाइज परचेज करने में, तो आपको पूरी कोर्सेज चैप्टर वाइज भी मिल जाती है। आपको पूरी कोर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आपको जिस चैप्टर की नीड, आप डायरेक्ट वो चैप्टर परचेज करके स्टडी कर सकते हैं। सो बी ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पार्ट 1 को लेकर आगे प्रोसीड करेंगे बिकॉज दिस इज द पार्ट 2 लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी 12। लास्ट वीडियो में हमने आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 1 से लेकर 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक हम आपसे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के क्वेश्चन इजीली अवेलेबल हैं, बहुत सारी गाइड्स हैं, बहुत सारी अवेलेबिलिटीज हैं। क्वेश्चंस तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर भी देख सकते हैं, लेकिन मैं हर वीडियो में जो आपसे चाहता हूं, क्वेश्चंस या आंसर्स जानना उतना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि क्वेश्चन का आंसर वही क्यों है, दूसरा आंसर क्यों नहीं है, या अन्य जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके बारे में आपकी कितनी अवेयरनेस है। क्योंकि जैसा कि हर बार मैं कहता हूं, क्वेश्चन नेवर रिपीट्स बट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन ऑलवेज रिपीट। यस, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। 7वें सवाल से चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। मीन्स 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला ऑप्शन है आईयूडी आर जनरली इंसर्टेड बाय यूजर हरसेल्फ। गलत है। जो आईयूडीज होती हैं वो यूजर खुद नहीं इंसर्ट कर सकता, उसके लिए एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट की जरूरत होती है, और वही उसे वेजाइना के थ्रू यूट्रस तक पहुंचा पाता है। यह भी आपको जानना चाहिए कि आईयूडीज होती हैं वो किस समय की जाती हैं, आईयूडीज किस समय फीमेल यूट्रस में पहुंचाई जाती हैं। ऐसा नहीं किसी भी दिन आप मुंह उठा के पहुंच गए कि आज आईयूडी लगवानी है। नो, आईयूडी इज इंसर्टेड इन द यूट्रस इन द अर्ली प्रोलिफरेटिव फेज। अर्ली प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब जिस दिन ब्लीडिंग फेज बंद हो जाए, जिस दिन ब्लीडिंग फेज बंद हो जाए उसके नेक्स्ट डे। और यही हम क्यों फेज चूज करते हैं? क्योंकि ब्लीडिंग फेज के दौरान सर्विक्स रिलैक्स रहता है। तो जैसे ही ब्लीडिंग फेज खत्म हुआ, नेक्स्ट डे भी काफी रिलैक्स होगा, और उसी दिन हम किसी भी आईयूडी को आसानी से यूट्रस के अंदर पहुंचा सकते हैं। तो यस, इट नीड्स द प्रोफेशनल एक्सपर्ट। सेकेंड ऑप्शन है आईयूडी इंक्रीजेज फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस। यस, आईयूडी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन से है। तो जनरली जब आईयूडी आविष्कार हुआ था तो उसका जो बेसिक लॉजिक यही था कि कोई भी अगर हम एक्स्ट्रा पार्टिकल फीमेल यूट्रस में डाल दें तो वो फैगोसाइटोसिस बढ़ा देता है। तो इंसेमिनेशन के दौरान जब स्पर्म पहुंचेंगे यूट्रस में तो उसमें बहुत सारे स्पर्म फैगोसाइटाइज हो जाते हैं, इसलिए स्पर्म असेंड करके जा करके ओवा को फर्टिलाइज करें, इसकी संभावना काफी कम होती है। तो उस समय जो आईयूडीज पहली बार आविष्कार हुआ था, दैट वाज नोन एज एन फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज, जिसे हम लिपेज लूप के नाम से जानते हैं, जिसमें हम स्टेनलेस स्टील का कोई एक छोटा सा पार्ट जो होता था वही यूट्रस में डाल देते थे। फिर जब हमारे यहां कॉपर और सिल्वर के बारे में पता चला कि इट डिक्रीजेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म एज वेल एज डिक्रीजेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, तो सोचा यह गया कि जो हम स्टेनलेस स्टील का आईयूडी डाल रहे हैं उसकी जगह कॉपर या सिल्वर का अगर इस्तेमाल किया जाए तो जो एडवांटेज हमें इंक्रीज फैगोसाइटोसिस का मिलता था वो तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में स्पर्म की मोटिलिटी भी कम हो जाएगी, उसकी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो इफिकेसी बढ़ जाएगी, एंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन कॉपर टी।
इसे हम सेकेंड जनरेशन आईयूडीज कहते हैं। इसके बाद आज की डेट में थर्ड जनरेशन आईयूडीज भी आ गई हैं, जिनमें हमने इनके साथ हार्मोन इंप्लांट कर दिया है, तो वो हार्मोनल आईयूडीज कहलाती हैं या थर्ड जनरेशन आईयूडीज कहलाती हैं। और जो हार्मोनल आईयूडीज होती हैं, इनमें एडिशनल बेनिफिट और हो जाता है। जो 3 बेनिफिट पहले थे, फैगोसाइटोसिस बढ़ाना, डिक्रीज मोटेलिटी, डिक्रीज फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ स्पर्म, के साथ एक नया एडवांटेज मिला, इट प्रिवेंट इंप्लांटेशन एंड मेक्स यूट्रस होस्टाइल फॉर स्पर्म। यानी अगर गलती से फर्टिलाइज हो भी गया तो यूट्रस के अंदर आके इंप्लांटेशन नहीं होगा। इवन और एफिकेसी बढ़ाई गई बिकॉज इट मेक्स द यूट्रस होस्टाइल फॉर द स्पर्म, क्योंकि हार्मोन होने की वजह से एक म्यूकस प्लग सर्विक्स पर आ जाता है। म्यूकस प्लग काफी गाढ़ा होता है, जिस वजह से वेजाइना से यूट्रस के अंदर स्पर्म जा ही नहीं सकते, एंड इट इज नोन एज थर्ड जनरेशन आईयूडीज। खैर, हम लोग ऑप्शन से काफी आगे निकल गए, वो स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, आईयूडीज इंक्रीजेज ए फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस, जनरल टर्म तो है। थर्ड ऑप्शन है आईयूडीज सप्रेसेस गैमेटोजेनेसिस, गलत है। आईयूडीज कभी भी गैमेटोजेनेसिस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालती है। फोर्थ ऑप्शन है आईयूडी वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड, गलत। आईयूडी जब डाली जाती है, थिंक अबाउट द कॉपर टी दैट इज डायग्राम गिवन इन योर एनसीईआरटी, तो उसमें एक थ्रेड होता है, टी शेप्ड स्ट्रक्चर है कॉपर का बना हुआ, तो हम कॉपर टी को तो यूट्रस में डाल देते हैं, लेकिन जो उसका थ्रेड पार्ट है वो सर्विक्स होता हुआ वजाइना तक आता रहता है। तो फीमेल हैज टू रेगुलर चेक दिस थ्रेड इन द वजाइना, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि वो आईयूडी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ बाहर चली आती है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बार इंसर्ट कर दिया जाए तो रिप्लेस नहीं करना पड़ता है, वो समय के साथ उसे बदलना भी पड़ता है। इन चारों ऑप्शन में थे सेकेंड ऑप्शन, यस क्वाइट करेक्ट, आईयूडी इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस, तो आंसर शुड बी द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो पहले हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, फिर ऑप्शंस देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है एमटीपी आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सही है, क्योंकि एमटीपी जो होती है, एमटीपी एक्ट जो बना वो 1971 में बना, एंड एमटीपी मींस टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड चिल्ड्रन। MTP cannot be considered as an contraceptive device, cannot be used as a device for the birth control। ये बर्थ कंट्रोल की डिवाइस नहीं है, बर्थ कंट्रोल की जो डिवाइसेस हैं वही कंट्रासेप्टिव कहलाती हैं। खैर, 1971 में हमारी भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइन बनाई कि कुछ विशेष परिस्थितियों में एमटीपी की जा सकती है। अब उसमें यह भी कहा गया कि अगर एमटीपी करनी है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में सेकेंड अप टू सेकेंड ट्राइमेस्टर भी एमटीपी की जाती है। लेकिन सर दैट रिक्वायर्स एमटीपी इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर रिक्वायर्स कंसल्टेशन ऑफ एटलीस्ट 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो स्टेटमेंट सही नजर आ रहा है, जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड ऑप्शन, एमटीपीज आर यूज्ड एज ए कंट्रासेप्टिव मेथड। अभी मैंने आपसे कहा MTP can never be used as a birth control device, क्योंकि बर्थ कंट्रोल जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनका पर्पस होता है कि सर बच्चा ना बने, या तो फर्टिलाइजेशन ना हो या इम्प्लांटेशन ना हो। MTP डायरेक्टली डिनोट्स द एबॉर्शन, तो ये कभी इंटेंशन नहीं होता, तो गलत स्टेटमेंट है। तीसरा, MTPs आर ऑलवेज सर्जिकल, गलत। MTP हमेशा सर्जिकल नहीं होता, जो सर्जिकल मेथड है उसे हम D एंड C के नाम से जानते हैं, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स एंड क्यूटरेज ऑफ यूट्रस। लेकिन वी हैव ए लॉट ऑफ मेडिसिन्स जिसमें हम बिना किसी सर्जरी से एम्ब्रियो को अबॉर्ट कर देते हैं, तो वो इंटेंशनल एमटीपीज कहलाती हैं, वो सर्जिकल भी हैं और ओरल ड्रग के थ्रू भी हो सकती हैं, तो गलत है। फोर्थ ऑप्शन,
MTP requires assistance of qualified medical personnel. Yes, जो MTP है ऐसा नहीं कि किसी भी एरे गैरे से करा लेना चाहिए, बिकॉज इट नीड्स द एक्सपर्टाइजेशन ऑफ अ पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द MTP. तो फर्स्ट ऑप्शन सही नजर आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन सही नजर आ रहा है, इस लिहाज से C should be the answer, first and fourth. Next, question number 9. From sexually transmitted diseases mentioned below, identify the one which does not especially affect the sex organ. यानी 4 आपको STDs नीचे ऑप्शन में दी जा रही हैं, आपको पहचानना है कौन सी स्पेशली सेक्स ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करती. ऑप्शन है सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया एंड जेनिटल वॉर्ट. इन 4 में से देखें, सिफिलिस, गोनोरिया एंड जेनिटल वॉर्ट, ये तीनों बीमारियां स्पेशली सिर्फ सेक्स ऑर्गन को ही इफेक्ट करती हैं. एड्स भी एक ऐसी बीमारी है जो सेक्स ऑर्गन को इफेक्ट करती है, लेकिन इसका प्राइमरी रोल जो है वो आपके इम्यून सिस्टम पर होता है, आपकी इम्यूनो डिफिशियंसी करता है. HIV एक्ट करने के बाद आपके हेल्पर टी सेल और मैक्रोफाजेस की संख्या काफी घटा देता है. दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इम्यूनिटी. और इसी वजह से सर प्राइमरली ये सेक्स ऑर्गन पर इफेक्ट डालता हो ऐसा जरूरी नहीं है. इस लिहाज से आंसर शुड बी द बी, दैट इज एड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Condoms are one of the most popular contraceptives because of the following reason. जो कंडोम्स हैं, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं. कंडोम इज वन ऑफ देम एज ए बैरियर मेथड. तो ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल क्यों है? फर्स्ट ऑप्शन, दे आर इफेक्टिव बैरियर फॉर इंसेमिनेशन. राइट, कंडोम्स हालांकि मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग से आते हैं और प्राइमरली हम इसे बैरियर मेथड ही कहते हैं बिकॉज इट प्रिवेंट मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा फॉर फर्टिलाइजेशन. तो लाइन सही है. सेकेंड ऑप्शन है इज डज नॉट इंटरफेयर द कोइटल एक्ट. सर कंडोम्स का आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज पे, सेक्सुअल ड्राइव्स पे, सेक्सुअल डिजायर पे, सेक्सुअल प्लेजर पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है. तो सही है. थर्ड ऑप्शन, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडीज. यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि कंडोम जो होते हैं वो एक लैटेक्स शीट, बहुत पतली सी लैटेक्स शीट से बने होते हैं और इसी शीट की होने की वजह से मेल जेनिटल ऑर्गन और फीमेल जेनिटल ऑर्गन डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ पाते. एंड देयरफॉर इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडी. और इसके पॉपुलर होने की वजह भी यही है. जो प्राइमरली इसका इस्तेमाल शुरू हुआ दुनिया में वो इसी वजह से हुआ बिकॉज इट प्रोटेक्ट एसटीडीज. सेकेंडरी इसका फंक्शन है इट प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन. तो इसीलिए हम कंट्रासेप्टिव मेथड में भी ले आए. एंड डी, ऑल ऑफ द अबव. आई होप आंसर मिल गया आपको. डी शुड बी द आंसर, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट पोजीशन. जिफ्ट मीन्स जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. सर जिफ्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपको. जिफ्ट टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम का एक मेथड है जिसमें हम जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो मीन्स अप टू 8 सेल्ड स्टेज को कलेक्ट करते हैं और जो एक्सेप्टर फीमेल है उसकी फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं. यानी जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो मस्ट बी कलेक्टेड अप टू 8 सेल्ड स्टेज एंड ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ एक्सेप्टर फीमेल. सवाल यह है कि हम जिफ्ट के दौरान उस जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो को कलेक्ट कहां से करते हैं. अगर आप टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो इट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द इन विट्रो बिकॉज फर्टिलाइजेशन इन विट्रो हुआ है. लेकिन कई परिस्थितियों में हम फर्टिलाइजेशन किसी फीमेल में कराते हैं और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उस फीमेल से हम उस जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो को कलेक्ट करके किसी दूसरी फीमेल में ट्रांसफर करते हैं. इसलिए जिफ्ट के लिए जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन इन विट्रो हो. हाँ, जब आप टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं तो कंफर्म है कि फर्टिलाइजेशन इज इन विट्रो. लेकिन जब हम जिफ्ट टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो फर्टिलाइजेशन में भी इन विट्रो या इन वाइवो. ऑप्शन देखें, सेकेंड ऑप्शन सही नजर आ रहा है. जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब. और ऑप्शन आप देखेंगे, मैं पढ़ नहीं रहा हूं,
तो वो गलत नजर आएंगे। अब थोड़ा सा शक है कि जिफ्ट आपके जो टॉपिक में डिस्क्राइब किया गया है वो IVF ET में डिस्क्राइब किया गया है, तो दिमाग में आपके भर जाता है कि जब हम जिफ्ट कहेंगे तो हमेशा फर्टिलाइजेशन इन विट्रो होना चाहिए। लेकिन जहां वो खत्म हुआ है टेस्ट ट्यूब, उसकी की अगली लाइन में लिखा है कि अर्ली एम्ब्रियो या एम्ब्रियो कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो ये जिफ्ट वाला जो सवाल है वो उसी लाइन से जनरेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज ए कंट्रासेप्टिव मेथड। जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स है उसमें एक लास्ट मेथड आता है, दैट इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जो मेल या फीमेल दोनों पे लागू होता है, इरिवर्सिबल मेथड है, इसीलिए टर्मिनल मेथड भी कहलाता है। मेल के केस में हम इसे वैसेक्टोमी कहते हैं और फीमेल के केस में हम इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो मेल के केस में दोनों वासा डिफरेंस, टेस्टिस में छोटा सा, स्क्रॉटम में छोटा सा इंसिजन किया जाता है और दोनों स्क्रॉटम में, और दोनों जगह की वासा डिफरेंस का थोड़ा हिस्सा काट के हटा दिया जाता है और बचे हुए पार्ट को वहीं बांध दिया जाता है। फीमेल में स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और वाया थ्रू वेजाइना, दोनों ही तरीकों से दोनों फेलोपियन ट्यूब का थोड़ा सा पार्ट काट के हटा दिया जाता है और बचे हुए पार्ट को बांध दिया जाता है। तो हम वैसेक्टोमी कहें या ट्यूबेक्टोमी कहें, डिपेंड्स ऑन मेल या फीमेल। तो ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन है ऊफेरेक्टोमी। ऊफेरेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ ओवरी। हिस्टेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ यूट्रस। वैसेक्टोमी रिमूवल ऑफ वासा डिफरेंस। कास्ट्रेशन रिमूवल ऑफ टेस्टिस। इसलिए आज से आंसर शुड बी द सी। लेकिन अगर वैसेक्टोमी की जगह ट्यूबेक्टोमी भी दिया होता तो भी सही होता। क्वेश्चन नंबर 13, diaphragms are the contraceptive devices used by the female. Choose the correct option from the statement given below. डायाफ्राम ऐसे कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस है जो फीमेल यूज करती हैं, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही है? तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस। सही है भाई, ये आपके यहाँ एक ऐसा मेथड है जिसे हम यूट्रस में ही इंट्रोड्यूस करते हैं। नो, गलत। डायाफ्राम और आईयूडी में अंतर है। मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम लोग बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो गलत हो जाता है। क्वेश्चन में यहां डायाफ्राम की बात की जा रही है, ये यूट्रस में कभी यूज नहीं होता। डायाफ्राम, वॉल्ट या सर्वाइकल कैप, ये तीनों ही चीजें बैरियर मेथड कहलाती हैं एंड दैट इज जस्ट यूज्ड टू कवर द सर्विक्स। सिर्फ सर्विक्स को कवर किया जाता है ताकि स्पर्म अंदर सर्विक्स के वाया यूट्रस में ना पहुंच पाए। इसलिए आज से पहला स्टेटमेंट गलत है। दे आर इंट्रोड्यूस इन द यूट्रस, इट्स रॉन्ग। अगर आईयूडी होता तो सही होता। सेकेंड ऑप्शन, दे आर प्लेस्ड टू कवर द सर्वाइकल रीजन, राइट। अभी हमने आपसे कहा कि डायाफ्राम को हम सर्वाइकल रीजन या सर्विक्स के ऊपर एक कैप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, दे एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री, बिल्कुल सही है। जब आप सर्विक्स वाले हिस्से को कवर कर दोगे तो जो वेजाइना में इंसेमिनेशन के दौरान स्पर्म पहुंचते हैं, दे आर नॉट एबल टू इंटर इन द यूट्रस। तो थर्ड ऑप्शन सही है। फोर्थ, दे एक्ट एज ए स्पर्मिसाइडल एजेंट, रॉन्ग। डायाफ्राम स्पर्मिसाइडल एजेंट नहीं काम करता है। हाँ, ये अलग बात है, बैरियर मेथड में चाहे कंडोम हो, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप या वॉल्ट, इनके साथ बहुत सारी फोम या जेली इस्तेमाल की जाती है जिनके अंदर स्पर्मिसाइडल एजेंट होते हैं, वो स्पर्म को किल करते हैं। लेकिन डायाफ्राम के अंदर कोई स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। इस लिहाज से सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द राइट, यानी दे आर प्लेस्ड टू कवर सर्वाइकल रीजन, एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री। यस, आपके 13 क्वेश्चन हो गए। तो इस वीडियो और लास्ट वीडियो को मिला के हमने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुल 13 सवाल कराए। हर वीडियो में मैं एक ही गुजारिश करता हूं, क्योंकि इतने सालों से जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ये देख पाता हूं, बच्चा हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है, हमेशा सोचता है कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई ऐसा तंत्र मिल जाए, कोई ऐसी विद्या मिल जाए जिससे हम विद इन अ मिनट सारी चीजें सीख जाएं। ऐसा कतई नहीं होता, ऐसा सपने में ही होता होगा। तो ऐसी वीडियोस से आप सावधान रहें। ऐसे बुक्स के
ऐसी चीजों से आप सावधान रहें। ये चीजें आपका सिर्फ समय बर्बाद कर सकती हैं, आपको कुछ दे के नहीं जाती। चूज द वीडियो, एक्सेप्ट द वीडियोज, एक्सेप्ट द बुक्स, एक्सेप्ट द नॉलेज विच इज बेनिफिशियल टू यू। जो आपका समय वेस्ट ना करे, सिर्फ उसी तरफ आप आकर्षित होइए, क्योंकि जो लर्निंग है इट्स ए प्रोसेस। लर्निंग कैन नॉट अकर विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मिनट या सेकेंड। इसलिए एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे चलेगी। कॉन्टिन्यूअस अगर आप लगे रहेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा आप बहुत सारी चीजें सीख चुके होंगे। लेकिन अगर आप रोज ये सोच के बैठते हैं कि आज मैं ये सब खत्म कर दूंगा, तो शायद वो मुश्किल है। यस, स्टे विद अस एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।